सवाल अजर मोहब्बत पे वो बिगड़ बैठा, इताब करता है जब लाजवाब होता है। मुदित वल्द यदुनंदन झा पर उस्ताद नजरुल खान की नातिन से लव मैरिज करने का दोष सिद्ध होता है। सजा तय कर दी जाती है और रात होते ही उस पर अमल भी शुरू हो जाता है। मुदित और उसकी पत्नी को जिंदा जलाने के लिए उसके घर को घेर लिया जाता है, दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है और घर को आग लगा दी जाती है। दोनों की मौत का यकीन होने के बाद स्वघोषित जज अपने कारिंदों के साथ अपनी हवेली लौट जाता है। मुदित को जिंदा जलाने वाला वही है जिसने उसके पिता की हत्या की थी और जिसने उसकी मां को अपनी रखैल बना लिया था और जिसने उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद हड़प ली थी। और यह सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ताऊ है, जिसका नाम है रघुनंदन झा। दोस्तों नमस्कार, कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रहा था कि कहानी डिपो पर कहानियों के साथ-साथ बुक रिव्यू जैसी चीज़ें भी हों। अच्छी किताबों पर बातें हों और अच्छी कहानियों पर विचार-विमर्श भी। तो आज से यह सिलसिला शुरू होता है। और हाँ, उपन्यास पर बात शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा अगर करेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे थे मुदित की, जब मुदित का घर जलाया गया था, शिव छोटा था। इस अग्निकांड और अग्निकांड की वजह ने शिव के किशोर मन पर बहुत गहरा असर किया था। मुसलमानों के लिए गांव के परिवार के लोगों की जो सोच थी, उसने शिव के मन में मुसलमान और ख़ास तौर से मुसलमान औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए संशय और भय को जन्म दिया था। और इसी भय की वजह से भागलपुर प्रवास के शुरुआती दिनों में जब भी किसी मुस्लिम लड़की से उसका सामना होता, तो वह हकलाने लगता था। हालांकि ग्रेजुएशन में दाखिले के बाद उसकी घबराहट जाती रही और वह जरीना नाम की अपनी क्लासमेट से ही इश्क कर बैठा। जरीना और शिव की जो प्रेम कहानी है, उसमें रोमानियत आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर आप आधुनिक साहित्य के लटके-झटके के आदी हैं, तो मुमकिन है कि आपको निराशा हाथ लगे। आप निराश भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि अमीर मीनाई ने कहा है कि शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। तो अगर सच्चे इश्क की सहजता और सादगी के आप कायल हैं, तो आपको इस प्रेमी युगल के अप्रत्यक्ष विधान में रचे गए संवाद एक अलग रूहानी दुनिया की सैर कराने में सक्षम है। मैं इस मामले में उपन्यासकार के लेखकीय कौशल का कायल हूँ और मुझे नदिया के पार फिल्म का एक संवाद याद आ रहा है, जिसमें नायिका गुंजा अचानक अपनी उंगलियां नायक चंदन के होठों पर रख देती है और कहती है कि तुम समझ गए, हम समझ गए, अब कहने की क्या जरूरत। अब तक की मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि यह उपन्यास मूलतः प्रेम पर आधारित है तो सही, लेकिन इस प्रेम का जो स्वरूप है वह थोड़ा अलग है, क्योंकि बकौल उपन्यासकार उसने नरसंहार की विभत्सता पर मोहब्बत लिखने की कोशिश की है। लेखक भागलपुर दंगे को दंगा नहीं मानता, नरसंहार मानता है। और गौरीनाथ ने अपने उपन्यास को जो नाम दिया है, वह भी सांकेतिक है और इसका निहितार्थ आप सहज ही लगा सकते हैं। बच्चों, बूढ़ों
औरतों समेत इमाम हुसैन का 72 लोगों का काफ़िला और उसको घेरे हज़ारों की तादाद में यज़ीदी फ़ौज। सोचिए तो कैसा रहा होगा वह मुकाबला? अभी दश्त करबला में है बुलंद ये तराना, यही ज़िंदगी हकीकत, यही ज़िंदगी फ़साना। भागलपुर दंगा भी कुछ इसी तरह की घटना थी। हकीकत को सिस्टम और अपराधियों और माफियाओं के साथ राजनीतिक गठजोड़ ने फसाना बनाने की पूरी कोशिश की। आंकड़ों की बाजीगरी ने उस जघन्यतम नरसंहार कहें या हत्याकांड उसको मामूली हिंसक झड़प बनाने में या यूं कहें कि मामूली हिंसक झड़प में तब्दील करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और गंगा को लाशों से भर दिया। और अब फसाने की शक्ल में हम हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गौरीनाथ के उपन्यास करबला दर करबला की। दरअसल गौरीनाथ एक जाने-माने उपन्यासकार हैं। वैसे ये हिंदी में उनका पहला उपन्यास है। मैथिली में दाग उनका बहुत बहुचर्चित उपन्यास रहा है और बहुत सी ऐसी कहानियाँ रही हैं, जिनको आलोचकों ने बहुत सराहा है और उस पर बहुत चर्चा भी हुई है। खैर, भागलपुर दंगा जो कि एक बहुत ही त्रासद घटना थी और जिसको अपराधी, माफिया, राजनेता और प्रशासन सभी ने मिलकर अंजाम दिया था, जो इस उपन्यास में दर्ज है। लाशों की गिनती कम करने के लिए, दंगे की विभीषिका को कम दर्शाने के लिए लाशें परिजनों को नहीं सौंपी जाती थीं, बल्कि उन्हें गंगा में बहा दिया जाता था। अब फसाने की शक्ल में ही सही, हम उस हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, जो सन 1989 में भागलपुर में घटित हुआ था। उपन्यासकार का दावा है कि उपन्यास के सभी पात्र और संवाद भले ही काल्पनिक हैं, लेकिन उपन्यास में जिन घटनाओं का वर्णन है, वे तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही हैं। उपन्यास की कथाभूमि भागलपुर है और इसमें दर्ज घटनाओं का समय सन 1980 से 1990 के बीच का है। आपको भागलपुर का आखपुड़वा कांड तो याद ही होगा। अपने समय में यह घटना बहुत चर्चित हुई थी और तकरीबन बहुत दिनों तक पुलिस और अपराधियों के बीच का यह खेल चलता रहा था। इस पर प्रकाश झा ने गंगा जल नाम से एक फ़िल्म भी बनाई थी और फ़िल्म भी बहुत चर्चित रही थी। खैर, तो उपन्यास का प्रस्थान बिंदु यही अखफोड़वा कांड है जो सन 1980 में भागलपुर में घटित हुआ था। इस उपन्यास में आपको पापोरी घोष अपहरण कांड, जर्मन टूरिस्ट की हत्या, बुनकर संगठनों के आंदोलन में डीएसपी की हत्या, चंपानाला एनकाउंटर, कोर्ट में फायरिंग समेत तमाम छोटी-बड़ी घटनाएं मिलेंगी। मक्तल में जफ़ाएँ ढाने पर, मक्तल में जफ़ाएँ सहने पर, कातिल की नज़र, बिस्मिल का जिगर, तैयार हुई, तैयार हुआ। रामशिला पूजन की सुगबुगाहट और रेशम उद्योग पर कब्जे की लालसा से ग्रस्त लोगों ने शहर के अमन चैन में खलल डालना शुरू कर दिया था। शहर की दीवारों और जुलूस में लगने वाले नफरती नारे, डीएमएसपी का रवैया और इरादा सब कुछ भविष्य में क्या कुछ होने वाला था, उसका संकेत कर रहे थे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, बम की अफवाह और दंगे की शुरुआत। उपन्यास में जिस सूक्ष्मता और आवेग के साथ दंगे का सजीव चित्रण हुआ है कि पढ़कर दिल कांप जाता है। हर तरफ खूनी भंवर, हर समत चीखों के अजाब, मौज़े गुल भी अब के दोज़ख की हवा से कम न थी। पुलिस प्रशासन की शह और सहयोग से मकानों दुकानों की लूट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, अपराध और अत्याचार की शायद ही कोई विधा शेष बची हो,
जो सन 1989 के भागलपुर दंगे में आजमाई न गई हो। हमारे हिस्से में आई है रेत साहिल की, किसी ने छीन ली वो सीप जिसमें गौहर था। आज भागलपुर के बुनकर समाज की स्थिति यही है। भागलपुर का मुस्लिम मध्य वर्ग उस दंगे में गर्क हो गया। सच कहूं तो इस तरह का उपन्यास लिखना अपने आप में जोखिम भरा काम है, न केवल फॉर्म के स्तर पर बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप उभरने वाले विरोधी स्वर के कारण भी। जहां तक फॉर्म की बात है तो मुझे उदय प्रकाश की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि उपन्यास और इतिहास दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं होता है। दोनों में सच और झूठ और कल्पना और यथार्थ का बराबर मिश्रण होता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि इतिहासकार कहानियां लिखने लगते हैं और कथाकार को अपने समय और समाज का इतिहास लिखना पड़ता है। भावनाएं साहित्य की शोभा हैं और यह शोभा घटना को सजीव बनाने में सक्षम है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मैं सोचता हूं कि अगर शिव उस हादसे का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, सड़क पर लाशों को फलांगता हुआ वह अपने प्रियजनों की, अपने दोस्त के, रिश्तेदारों की तलाश में नहीं भटक रहा होता, तो क्या हम उस हृदय विदारक दृश्य से परिचित हो पाते? सच कहूं तो यह उपन्यास जो गौरीनाथ ने लिखा है बहुत ही जोखिम भरा काम था। लेखक हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। गौरीनाथ ने भी यही किया है। हमारी विवशता है कि हम इस उपन्यास की पूरी कहानी और इसका समग्र विश्लेषण आपको नहीं बतला सकते, लेकिन आप चाहें तो इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। किताब अमेज़न पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है आपकी सुविधा के लिए। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और हाँ, चलते-चलते मैं उपन्यासकार के लिए अमीर फ़ज़ल साहब से माज़रत के साथ उनके शेर में थोड़ी-सी तब्दीली करते हुए कहना चाहूँगा, तेरे जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। धन्यवाद।